हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2026 के आईपीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो 30 टॉपिक है वो यहाँ पे अपन देख रहे थे। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 8 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सीरीज़ है वो, और यहाँ पे आज के सीरीज़ में हम लोग जो है रस शास्त्र के विषय में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। महारस इनसे जो क्वेश्चंस है वो आपका फिक्स रहता है, इनसे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साधारण रस ले रहा हूँ। ठीक है, महारस और उपरस ये अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए साधारण रस देखते हैं। तो साधारण रस के अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका कंपिल्लक। ठीक है, मेटेलस फिलिपिनेसिस इसे बोला जाता है। ठीक है, वानस्पतिक जो द्रव्य है ये कंपिल्लक जो है, यूफोर्बिएसी की फैमिली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका जो वृक्ष होता है वो 20 से 30 फीट का होता है। तो वृक्ष क्या है, 20 से 30 फीट का होते हैं। क्या क्या इसके पर्याय हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपिल्लक को क्या है, रक्त चूर्णक बोला जाता है, रक्तांग बोला जाता है, रेचन, रोचन, कर्कश, चंद्र, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो रक्त चूर्णक, रक्तांग, रेचन, रोचन, कर्कश, चंद्र, ये सभी इसके पर्याय हैं। रेचन जो है वो कंकुष्ठ को भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। सॉरी, रेचक जो है वो आपका कंकुष्ठ को बोलते हैं, जबकि रेचन जो है वो आपका कंपिल्लक को बोलते हैं। तो जब रेचक पूछा जाए तो कंकुष्ठ आएगा, और रेचन जब बोला जा रहा है तो वो आपका किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कंपिल्लक के लिए प्रयोग हो रहा है। उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे बात करें तो इष्टिका चूर्ण, संकासम, चंद्रिकायो, अतिरेचनम, सौराष्ट्र देश से ये जो है मिल्ली उत्पन्न होता है। तो सौराष्ट्र जो आपके देश है वहाँ से ये मिल्ली जो है कंपिल्लक जो है वो प्राप्त होते हैं। इष्टिका चूर्ण के समान चंद्रिका लिए हुए ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रयोज्यांग के विषय में बात कर रहे हैं तो कंपिल्लक को जो फल रज चूर्ण है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रयोग करते हैं, कंपिल्लक का जो फल रज चूर्ण है उसका प्रयोग करते हैं। इसके गुण के विषय में बात करें तो वर्षा ऋतु में पुष्प, शीत ऋतु में फल कटु रस तथा उष्ण वीर्य वाला होता है, वह अतिरेचक होते हैं। तो वर्षा ऋतु में पुष्प जो है वो रेचक होता है, और शीत ऋतु में फल जो है वो अतिरेचक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कटुरस वो उष्ण वीर्य वाला होता है। साथ ही साथ यह जो है कृमिघ्न, व्रण रूपक, ठीक है, विड़ भेदक, रक्त पित्तघ्न तथा आम पाचक होते हैं। तो यह जो है कृमिघ्न, व्रण रूपक, विड़ भेदक, रक्त पित्तघ्न व आम पाचक होते हैं। साथ ही साथ उदरस्थ कृमि की श्रेष्ठ औषधि है। तो उदरस्थ कृमि की क्या है, ये श्रेष्ठ औषध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंपिल्लक के शोधन के विषय में बात करें तो कंपिल्लक को जल में डाल देने से यह जो है शुद्ध हो जाता है। तो कंपिल्लक को जल में डाल देने से ये क्या है, शोधित हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया। मारण और सत्वपातन के विषय में बात करें तो मारण और सत्वपातन में बताया गया है कि वानस्पतिक द्रव्य होने के कारण मारण और सत्वपातन नहीं होते हैं। तो मारण और सत्वपातन के विषय में बताया गया है कि वानस्पतिक द्रव्य होने के कारण इसका मारण और सत्वपातन नहीं होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो 4 से 6 गुंजा तक इसकी मात्रा है। रेचनार्थ जो है 3 से 6 मासा तक इसका प्रयोग करते हैं। अनुपान में इसके उष्ण जल का प्रयोग किया जाता है। तो अनुपान में क्या है, उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो कृमिघातनी गुटिका, इसके अलावा त्रिफलादि घृत, पटोल आदि चूर्ण, ब्रह्मघृत और बिंदु घृत, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो कृमिघातिनी गुटिका, ठीक है, इसके अलावा त्रिफलादि घृत, पटोल आदि चूर्ण, ब्रह्मघृत और बिंदु घृत, ये इसके प्रमुख योग है कंपिल्लक के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो साधारण रस है वो है आपका गौरी पाषाण, वेटेरियस बोला जाता है, वाइट आर्सेनिक होता है ये। ठीक है, इसका याद रखना, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 इसका फॉर्मूला है। बात करें इसके पर्याय के विषय में तो गौरी पाषाण को किन किन नामों से जाना जाता है। तो गौरी पाषाण को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सोमल कहते हैं, ठीक है, मल्ल बोला जाता है, फेनास्म बोला जाता है, इसके अलावा सांखिया बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में शंखमूष हो गया, ठीक है, शंखमूषी हो गया, गौरी पाषाण हो गया, दारूमूष हो गया, दारूमोच हो गया, मल्लक हो गया, फेनाश्य हो गया, संबल हो गया, हत चूर्णक हो गया, मूषक हो गया,
अखुपाषाण हो गया, विकट हो गया, संबूल संबूल खार हो गया, ठीक है, तथा व्यक्त देह हो गया। ये सभी इसके पर्याय हैं। तो शोमल, मल्ल, फेनास्म, सांख्या, खरमूश, शंखमुशी, गौरीपाषाण, दारुमूश, दारुमोच, मल्लक, फेनाश्य, संबल, हथचूर्ण, मूषक, आखुपाषाण, विकट, व्यक्त देह, ये सभी इसके पर्याय हैं। सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो क्या है, सुश्रुत ने कल्प स्थान के अध्याय 2 में धातु विष के संदर्भ में किए हैं। तो ये चीज याद रखना है, गौरी पाषाण का सर्वप्रथम उल्लेख सुश्रुत संहिता में कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो कल्प स्थान के अध्याय 2 में धातु विष के संदर्भ में किया है इसका वर्णन। भेद के विषय में बात करें तो रसतरंगिणी के अनुसार इसके दो भेद होते हैं, श्वेत एंड रक्त। श्वेत जो होता है वो कृत्रिम होता है और रक्त जो होता है वो खनिज होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है गौरी पाषाण के विषय में। रस रत्न समुच्चय ने इसके 3 भेद बताए हैं। कौन से हैं, स्फटिकाभ, शंखाभ और हरिद्राभ। स्फटिकाभ जो होते हैं वो क्या होता है, श्वेत वर्ण का होता है तथा श्रेष्ठतर होता है। तो स्फटिकाभ जो है वो श्वेत वर्ण का होता है, वह श्रेष्ठतर होता है। शंखाभ जो होता है वो पांडु वर्ण का होता है, वह श्रेष्ठतर बताएगी इसे भी। हरिताभ जो होता है वो पित्त वर्ण का होता है और श्रेष्ठ होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। शोधन के विषय में बात करें तो इसका शोधन कैसे किया जाता है, तो कार्वेलक के अंदर रख करके दोलय यंत्र विधि द्वारा 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाते हैं। तो कार्वेलक के अंदर रख करके दोलय यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाते हैं। मारण और सत्वपातन के विषय में बात करें तो इसका मारण नहीं होते हैं तथा सत्वपातन जो है हड़ताल की तरह होते हैं। तो इसका मारण नहीं होता तथा सत्वपातन हड़ताल की तरह होते हैं, ये आपको याद रखना है। बात करें इसके गुण के विषय में तो गुण में बताया है रस बंधनकर होता है, ठीक है, रस बंधक बताया गया है, स्निग्ध होता है, दोषग्न होते हैं, रस वीरीकृत होते हैं। यह जो है अत्यंत कामोदीपक होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसकी औषधीय मात्रा के विषय में तो औषधीय मात्रा इसका 1/120 से लेकर के 1/130 जो रति है इसकी मात्रा बताई गई है। घातक मात्रा 1 रति होती है, यानी कि 125 mg जो है इसकी घातक मात्रा है। इसके बाद में बताया गया है संख्या जो विष है उसके प्रभाव के शांति हेतु क्या का प्रयोग किया जाता है, तो संख्या विष के प्रभाव के शांति हेतु एंटीडोट के रूप में टंकन का विलयन हो गया या कार्वेलक स्वरस हो गया या फिर गोदुग्ध में घृत व मिश्री मिला करके उसके साथ में देते हैं। तो इसका जो घातक प्रभाव या विष कारक प्रभाव है उसकी शांति के लिए टंकन का विलयन, कार्वेलक स्वरस या गोदुग्ध में गोघृत मिश्री मिला करके इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रमुख योग के विषय में बात करें तो प्रमुख योग में आपका आता है मल्ल सिंदूर, ठीक है, समीर पन्ना रस, इसके अलावा चणेश्वर रस, मल्लगर्भ पोटली रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो मल्ल सिंदूर, समीर पन्ना रस, चंडेश्वर रस और मल्लगर्भ पोटली रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका नवसाद, ठीक है, विड लवण। तो आपका अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, नवसाद विड लवण अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में तो इसे और क्या बोला जाता है, तो निसार बोला जाता है, नत्यसार बोला जाता है, नवसार बोलते हैं, निसाद सादगर बोला जाता है, ठीक है, किट्टछार हो गया, स्टिका लवण बोलते हैं इसको, चुल्लिका लवण बोला जाता है और चुलिका लवण भी बोलते हैं। तो चुल्लिका लवण और चुलिका लवण दोनों बोला जाता है। तो निसार, नत्यसार, नवसार, निषादगर, इसके अलावा किट्टछार, स्टिका लवण, चुल्लिका लवण, चुल्ली लवण, ये सभी इसके पर्याय हैं। बात करते हैं प्राप्ति स्थान के विषय में तो इटली में सिलसिली के ज्वालामुखी पर्वत से के आसपास जो है ये प्राप्त होते हैं। तो इटली में सिलसिली की ज्वालामुखी पर्वत के आसपास ये प्राप्त होते हैं। रस ग्रंथों के अनुसार करीर और पिल्लू वृक्ष के काष्ठों को जलाने से प्राप्त जो क्षार है उसी को ही क्या है, नवसादर कहते हैं। तो करीर और पीलू वृक्ष के काष्ठों को जलाने से जो प्राप्त क्षार है उसी को ही नवसादर कहते हैं रस ग्रंथ के अनुसार। शोधन, मारण व सत्वपातन के विषय में बात करें तो इसका वर्णन जो है नहीं है रसरत्न समुच्चय में। गुण के विषय में बात कर लेते हैं तो गुण में जो है रसेंद्र जारण, लोह द्रावण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रसेंद्र के जारण के लिए यानी कि पारद के जारण के लिए, लोह द्रावण के लिए तथा जठराग्नि का वर्धन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ गुल्म, प्लीहा, शोफग्न
आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिदोषज्ञ होते हैं। वत्सनाप जो है वो एंटीडोट है नौशादर का, सॉरी वत्सनाप का एंटीडोट है नौशादर, ठीक है। तो वत्सनाप का एंटीडोट कौन से है? नौशादर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सिर दर्द एवं गिनी वर्म में एक माशा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सर दर्द वगैरह हो गया, ठीक है, और गिनी वर्म जो रोग है उसमें एक माशा की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा जो है इसकी 2 से 8 रति बताई गई है। कितना है इसकी मात्रा? 2 से 8 रति है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो श्वेत क्षार परपटी, ठीक है, शंखद्राव, वृश्चिक दंसहर लेप, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो श्वेत या क्षार परपटी, ठीक है, और शंखद्राव, वृश्चिक दंसहर लेप, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं करपत के विषय में। तो मेराइन जो सेल है, ठीक है, कपर्द सॉरी, तो कपर्द के विषय में बात करें तो मेराइन जो सेल है उसके विषय में CaCO3, क्या क्या बोला जाता है इसे? तो कपर्द को अपन क्या बोलते हैं? तो कपर्द को यहाँ पे आपका चर बोला जाता है, चराचर बोला जाता है, बाल क्रीड़नक बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाल क्रीड़नक किसको बोलते हैं? तो कपर्द को बोलते हैं। इसके अलावा वराट हो गया, वराटक हो गया, वराटी हो गया, वराटिका हो गया, कपर्दिका हो गया, कपर्दी हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो चर, चराचर, बाल क्रीड़नक, वराटक, वराटी, वराटिका, कपर्दिका, कपर्दी, ये सभी इसके पर्याय हैं। यह मोलस्का जाति के समुद्री प्राणियों का कवच होते हैं, ठीक है। तो मोलस्का जाति के समुद्री प्राणियों का ये क्या है? कवच होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसतरंगिणी ने इसके 3 भेद बताए हैं। पित्त जो उत्तम होता है, श्वेत जो मध्यम होता है, और धूसर जो अधम होता है। तो पित्त, श्वेत, धूसर, ठीक है, पित्त उत्तम, श्वेत मध्यम, और धूसर जो है अधम होते हैं। तो ये इसके 3 भेद बताए हैं। रस रत्न समुच्चय ने 2 भेद बताए हैं, वराटिका और वराट, ठीक है। तो वराटिका और वराट, वराट जो होता है वो कौड़ी या कम भारी पित्त कफवर्धक होते हैं, ठीक है। वराटिका की मात्रा के विषय में बात करें तो 6 मासा जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है, पित्त वर्ण का, 4 मासा जो है मध्यम होते हैं श्वेत वर्ण का, और 3 मासा जो है कनिष्ठ होते हैं, ठीक है, निकृष्ट होते हैं धूसर वर्ण का, ठीक है, ये सुधार लेना। शोधन के विषय में बात करें तो दोला यंत्र में कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो ये चीज याद रखना है, दोला यंत्र से इसका कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। सत्यपातन और मारण के इसका वर्णन देखने को नहीं मिलते हैं। गुण के विषय में बात करें तो गुण में यह जो होता है कटु उष्ण दीपनीय गुण से युक्त होते हैं। तो कटु उष्ण दीपनीय गुण से युक्त होते हैं। इसके अलावा तृष्णा तथा रसेंद्र जारण में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वीर्य के विषय में बात करें तो यह जो है उष्ण वीर्य वाले होते हैं। अम्ल पित्त की श्रेष्ठ औषधि है। तो ये अम्ल पित्त की क्या है? श्रेष्ठ औषधि है। परिणाम सुलग्नी होते हैं तथा ग्रहणी क्षय नाशक होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो इसके अंतर्गत अग्नि कुमार रस हो गया, ग्रहणी कपाट रस हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया, ठीक है, रत्न गर्भ पोटली रस हो गया, प्रद्रांतक लौ हो गया, लवंग आदि वटी हो गया, ये इसके प्रमुख योग है। तो अग्नि कुमार रस, ग्रहणी कपाट रस, ठीक है, प्रवाल पंचामृत रस, रत्न गर्भ पोटली रस, प्रद्रांतक लौह तथा लवंग आदि वटी, ये इसके प्रमुख योग हैं। नेक्स्ट है आपका अग्निजार, ठीक है। तो अग्निजार का पर्याय क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो अग्निजार को अपन अग्निज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अग्निगर्भ भी बोला जाता है। तो अग्निज, अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, अग्निज्वाला, इसके अलावा वड़व अग्निमल, ठीक है, तो वड़वा अग्निमल, व्रीहिजार, अग्निमल, ठीक है, सिंधुफला, सिंधुफला इंपॉर्टेंट है, सिंधुफला किसको बोलते हैं? तो सिंधुफला अग्निजार को बोलते हैं। जरायु बोला जाता है। इसके अलावा अर्णवोद्भव बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है रसरणों में अभ्रक द्रावण हेतु किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो रसरणों में अभ्रक द्रावण के लिए इसका प्रयोग किया गया। उत्पत्ति के विषय में बात कर लेते हैं इसके। तो उत्पत्ति में बताया गया है कि अग्निवक्र नामक समुद्री जंतु का जरायु है, ठीक है, सूर्य के किरणों के द्वारा सुखा करके अग्निजार या अंबर जो है वो उत्पन्न होता है। तो अग्निवक्र नामक जो समुद्री जंतु है उसका जरायु है और सूर्य के किरणों के द्वारा इसका सूख करके अग्निजार या अंबर निर्मित होते हैं। इसके अलावा
स्पर्म हेल मछली के आंतों से सीवन होने वाला मोग सदृश पदार्थ सुगंधित जो द्रव्य है वो जो है अग्निजार कहलाता है। तो स्पर्म व्हेल जो मछली है उसके आंतों से सीवन होने वाले, स्त्रवित होने वाला जो मोम सदृश पदार्थ है जो सुगंधित होता है वो आपका अग्निजार है। शोधन और मारण के विषय में बात करें तो शुद्ध होने से शोधन तथा मारण नहीं होता है, ये पहले से ही शुद्ध होता है तो इसका शोधन और मारण की जरूरत नहीं पड़ती। स्वरूप के विषय में बात करें तो क्षिप्रम मुक्त फलम संप्रभम, ठीक है, तो जो मुक्ता फल है उसके समान उसके प्रभाव वाला होता है। रस के विषय में बात करें तो इसका रस कटु होते हैं, गुण जो है वो लघु उष्ण होते हैं, दीपन ग्राही तथा कफहर होते हैं। तो रस कटु, गुण लघु उष्ण, दीपन ग्राही और कफहर होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो 1/4 से 1/2 रति इसकी मात्रा बताई गई है। अनुपान में मधु, घृत व नवनीत का प्रयोग करते हैं, तो अनुपान में अपन मधु, घृत व नवनीत के इसका प्रयोग करते हैं। गुण के विषय में बात करें तो अग्निजार जो है स्त्री दोषग्न, धनुर्वार्त आदि वातनुत वर्धनो रसवीर्यस्य दीपनो जरणस्तथा, यानी कि धनुवार्त की श्रेष्ठ औषधि है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अग्निजार जो है वो धनुवार्त की श्रेष्ठ औषधि है तथा संपूर्ण वात व्याधिहर होता है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो इसका बृहत्वात चिंतामणि रस हो गया, जवाहर मुहरावटी हो गया, ठीक है, धात्री रसायन हो गया, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो बृहत्वात चिंतामणि रस, जवाहर मुहरावटी, ठीक है, याकुती, धात्री रसायन, ये इसके प्रमुख योग हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका गिरि सिंदूर। तो गिरि सिंदूर का पर्याय क्या है? तो गिरि सिंदूर को बोला जाता है रक्त रेणु बोला जाता है, तो गिरि सिंदूर को रक्त रेणु बोलते हैं। रसगर्भ रसांजन बोला जाता है, तो रसगर्भ रसांजन बोला जाते हैं। रक्त रेणु जो पर्याय है, ठीक है, वो गौरी पाषाण का भी है और गिरि सिंदूर का भी है, तो ये चीज याद रखना है। रक्त रेणु जो है वो किसका किसका पर्याय है? गौरी पाषाण और गिरि सिंदूर दोनों का है। बड़े बड़े पर्वत के बीच कभी कभी थोड़ा सा पारद, शुष्क एवं लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है, इसी को ही कहे गिरि सिंदूर कहते हैं। तो बड़े बड़े पर्वतों के बीच कभी कभी थोड़ा सा पारद, शुष्क एवं लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है, इसी को ही गिरि सिंदूर कहते हैं। इसके अलावा रस जल निधि के अनुसार सिंदूर के 2 भेद बताए गए हैं, गिरि सिंदूर और नाग सिंदूर। गिरि सिंदूर जो है वो स्वभावज होते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला याद रखना है HgO, और नाग सिंदूर जो है वो कृत्रिम होते हैं, Pb3O4, ठीक है। तो कृत्रिम नाग सिंदूर है और गिरि सिंदूर स्वभावज है। गुण के विषय में बात कर लेते हैं, क्या क्या गुण है? तो त्रिदोष शामक होते हैं, ठीक है, भेदनी रसबंधक, इसके अलावा देह लोहकर होते हैं, ठीक है, नित्य होते हैं, ये सभी जो है इसके गुण हैं। नेक्स्ट है आपका हिंगू, ठीक है, कहना बार HgS, ठीक है, रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी। इसमें पारद जो है वो 86.2% होता है, गंधक 13.8% होता है, ठीक है। हार्डनेस जो है इसका 2 से 2.5% होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.1 होता है। सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में दरदर देश की खान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। जो सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, और दरदर देश की खान से ये प्राप्त होते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो म्लेच्छ, इसके अलावा रक्त, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण पारद, रस उद्भव, ठीक है, तो चूर्ण पारद, रस उद्भव, रस स्थान, ठीक है, शुक तुंड बोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शुक तुंड किसको बोला गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका रंजन, ठीक है, कपिशीर्ष, रक्तकाय, हंसपाद किसका पर्याय है, ये आपको ध्यान में रखना है। लोहग्न हो गया, सिंगरफ हो गया, हिंगू हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं, ठीक है। तो म्लेच्छ, रक्त, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण पारद, रस उद्भव, रस स्थान, शुक्रतुंड, रंजन, कपिशीर्षक, रक्तकाय, हंसपाद, लोहग्न, सिगरफ, हिंगू, ये सभी इसके पर्याय हैं। हिंगू से पारद जो है वो आपका, हिंगू से जो पारद की प्राप्ति है वो 650 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है, ठीक है, तो 650 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस पे आपका हिंगू से पारद प्राप्त होती है। भेद के विषय में बात करें तो आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 भेद बताए हैं, चर्मरा हिंगुल, सुक्तुंड हिंगुल और हंसपाद हिंगुल, ठीक है। तो चर्मरा हिंगुल, सुक्तुंड हिंगुल
हिंगुल और हंसपाद हिंगुल। अशुद्ध हिंगुल सेवन से क्या होता है? तो अशुद्ध हिंगुल सेवन से क्या है? अंधता, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह तथा प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो अशुद्ध हिंगुल के सेवन से अंधता, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह और प्रमेह की उत्पत्ति होती है। शोधन के विषय में बात करें तो आद्रक स्वरस व लकुश स्वरस की सात भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। तो आद्रक स्वरस और लकुश स्वरस की सात भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। ग्राह्य हिंगुल के विषय में बात करें तो ग्राह्य हिंगुल बताया गया है जप कुसुम वर्ण का होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? सुनहरा होगा। ठीक है, भारपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। रस के विषय में बात करें तो रस इसका कैसा होता है? तो रस जो है वो कटु तिक्त कषाय होते हैं। वीर्य जो है इसका उष्ण होते हैं। गुण के विषय में बात करें तो दीपन तथा रसायन इसका गुण है। मात्रा इसका 1/2 से लेकर के 1/30 की मात्रा बताया गया है। अनुपान में अपन मरीच, गुड़, पिपली एवं गुड़ुचि स्वरस तथा मधु का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुपान के रूप में मरीच तथा गुड़, पिपली एवं गुड़ुचि स्वरस का इसका प्रयोग कर सकते हैं अनुपान के रूप में। नेक्स्ट है आपका प्रमुख योग के विषय में बात करें तो हिंगलेश्वर रस। ठीक है, प्रमुख योग में कौन से हैं? हिंगलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस। ठीक है, रस गर्भ पोटली रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो हिंगलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस, रस गर्भ पोटली रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर बात करते हैं आपका मूर्धशंख। ठीक है, तो मूर्धशंख के विषय में बात करें, पीबीओ इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मृदार श्रृंग इसे बोला जाता है या बोदार श्रृंग बोलते हैं। ठीक है, मूर्धशंख भी बोलते हैं, मूर्धशंखक भी बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से मृदार श्रृंग बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बात करें इसके भेद के विषय में तो 2 भेद बताए गए हैं रसरत्न समुच्चय के अनुसार, सदल और निर्दल। ठीक है, इसी प्रकार खनिज और कृत्रिम होते हैं। ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो मृदार सिंह जो पित्ताव वर्ण का होता है, दल युक्त होते हैं, सदल व निर्दल। ठीक है, दोनों प्रकार का आपका पाया जाता है। खर स्पर्श गुरु जो होते हैं वो क्या है? ग्राह्य स्वरूप वाला होते हैं। शोधन जो है शास्त्रोक्त इसका कोई शोधन विधि का वर्णन नहीं मिलते हैं। मृदार सिंह का सत्वपातन जो है वो नाग प्राप्त होते हैं, मतलब सत्वपातन जब करते हैं मृदार सिंह का तो क्या है? नाग जो आपका है उसकी प्राप्ति होती है, नाग की प्राप्ति होती है। ठीक है, उपयोग के विषय में बात करें तो उपदंश रोग नाशक होते हैं, फिरंग व्रण नाशक होते हैं, इसके अलावा रसबंधक होते हैं, त्वक दोष नाशक होते हैं, वह केशों को रंगने वाला होते हैं। इसका उपयोग जो है उपदंश रोग नाशक, फिरंग व्रण नाशक, रक्तबंधक, त्वक दोष नाशक और केशों रोग को रंगने वाला होता है। ठीक है, केशों को रंगने वाला होता है, ये सभी इसके उपयोग हैं। समस्त साधारण रसों का सामान्य शोधन जो है वो मस्तुलुंग आद्रक स्वरस की 3 दिन तक भावना देकर सुखा देने से हो जाता है। तो समस्त साधारण रसों का सामान्य शोधन जो है वो मस्तुलुंग आद्रक स्वरस की 3 दिन तक भावना दे करके सुखा देने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है। तो ये आपको साधारण रस के विषय में याद रखना है। फिर थोड़ा सा अपन रत्न वर्ग में कौन से इंपॉर्टेंट है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मणियाँ जो है वो 8 प्रकार की होती हैं। कौन से 8 प्रकार की हैं? तो वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरा, मोती, मणि, चंद्रकांत, लाजावर्त और पन्ना, ये 8 प्रकार की मणियाँ हैं। तो वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरा, मोती, मणि, चंद्रकांत, लाजावर्त और पन्ना। रत्न जो है वो 9 होते हैं। माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्षर्य, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य। ठीक है, इसके अलावा ये बात करें रसोपनिषद ने 7 बताए हैं। ठीक है, इन्होंने वैक्रांत को जो है वो और एड ऑन किए। फिर इसके बाद में बात करें गुण के विषय में तो यहाँ पे जो है पारद का बंधन करने वाले होते हैं, सूद बंधन कर यानी कि पारद का बंधन करने वाले होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देह धारक व जरा व्याधि का नाश करने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट है रत्न के दोष। कितने हैं रत्न के दोष? तो रत्न के 5 दोष बताए गए हैं। कितने दोष बताए गए हैं? 5 दोष बताए गए हैं। कौन से वो 5 दोष है? तो ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता। ठीक है, तो ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता, ये 5 दोष हैं। रत्न के 5 गुण बताए गए हैं, स्वच्छ, लघु, चमकदार, अष्टफलक वाला व षटकोण। ठीक है, तो रत्न के 5 गुण बताए गए हैं, स्वच्छ, लघु, चमकदार, अष्टफलक वाला व षटकोण युक्त, ये रत्न के 5 गुण हैं। प्रवाल और मुक्ता को छोड़ करके बाकी रत्नों पर वायु, जल, काल का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो प्रवाल और मुक्ता को छोड़ करके बाकी रत्नों पर वायु, जल और काल का प्रभाव नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
रत्न के गुण के विषय में बात करें तो रत्न जो होता है वो कैसा होता है, तो मधुर रस कसाय रस युक्त होता है, तो मधुर व कसाय रस युक्त होगा, शीत वीर्य वाला होगा, ठीक है। सर दीपन लेखन तथा विषग्न विषर व नेत्र रोगहर होते हैं। तो ये चीज याद रखना, मधुर कसाय रस युक्त, शीत वीर्य, सर दीपन लेखन, विषर, नेत्र रोगहर होता है, ये रत्न के गुण हैं। सामान्य शोधन के विषय में बात करें तो जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, तंडुलीय स्वरस व अम्ल द्रव्य। इसके अलावा आपका नारी, स्तन्य, क्षार द्रव्य, गोमूत्र में दोलय यंत्र विधि से एक प्रहर तक स्वेदन करने से या प्रतप्त करके बुझाने से इसका सामान्य शोधन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य शोधन याद रहना ही है रत्नों का। तो जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, तंडुलीय स्वरस, अम्ल द्रव्य, नारी स्तन्य, क्षार द्रव्य, गोमूत्र में दोलय यंत्र विधि से एक प्रहर तक स्वेदन करना या प्रतप्त करके बुझाने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है रत्नों का। विशेष शोधन के विषय में बात कर लेते हैं। तो विशेष शोधन में आपका बताया गया है कि माणिक्य का जो शोधन है वो अम्ल वर्ग के द्रव्यों से करते हैं। तो माणिक्य का शोधन अम्ल वर्ग के द्रव्यों से करते हैं। मुक्ता का जो शोधन है जयंती स्वरस से किया जाता है। तो मुक्ता का शोधन जयंती स्वरस से करते हैं। प्रवाल और विद्रुम का जो शोधन है वो क्षार वर्ग से करते हैं। तो प्रवाल और विद्रुम का जो शोधन है वो क्षार वर्ग से किया जाता है। ताक्षर्य का जो शोधन है वो गोदुग्ध से करते हैं। तो ताक्षर्य का जो शोधन है वो गोदुग्ध से किया जाता है। पुष्पराज का जो शोधन है वो क्या है, कांजी व कुल्थिकवात से करते हैं। तो कांजी व कुल्थिकवात से क्या है, पुष्पराज का स्वेदन किया जाता है। हीरा का जो स्वेदन है वो तंडुलीय से यानी कि चौलई से करते हैं। तो हीरा का जो स्वेदन है वो तंडुलीय चौलई से करेंगे। नीलम का जो स्वेदन है वो नीली वृक्ष स्वरस से करेंगे। तो नीलम का जो स्वेदन है नीली वृक्ष स्वरस से करेंगे। गोमेद का जो शोधन है वो गोरोचन युक्त जल पूरित से करते हैं। तो गोमेद का जो शोधन है गोरोचन युक्त जल पूरित से करते हैं। वैदुर्य का जो शोधन है वो त्रिफलकवात से करते हैं। तो वैदुर्य का जो शोधन है वो त्रिफलकवात से करते हैं। बात कर लेते हैं ग्रह रत्न धातु का संबंध, ठीक है। तो इसमें वह हार्डनेस वगैरह से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपका रत्न और ग्रह का संबंध इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको याद रखना है। सूर्य का संबंध माणिक्य से है, ठीक है। चंद्र का संबंध मुक्ता से है। मंगल का संबंध प्रवाल से है। तो ये चीज याद रखना, सूर्य माणिक्य, चंद्र मुक्ता, ठीक है। मंगल जो है वो प्रवाल से है। बुद्ध का जो संबंध है वो ताक्षर्य से है। तो बुद्ध का जो संबंध है वो ताक्षर्य से है। बृहस्पति का संबंध पुखरास से है। तो बृहस्पति का संबंध पुखरास से है। शुक्र का जो संबंध है वो हीरक से है। तो शुक्र का संबंध हीरक से। शनि का जो संबंध है वो नीलम से है। शनि का संबंध नीलम से। राहु का जो संबंध है वो गोमेद से है। और केतु का संबंध जो है वो वैदुर्य से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवाल जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। प्रवाल जो है जो जो इंपॉर्टेंट है वो समुद्री जंतु जो है एंथोजोआ से प्राप्त होते हैं। प्रवाल का पर्याय क्या है, तो इसे मूंगा बोला जाता है, प्रवालक बोला जाता है, भौम ग्रह बोला जाता है, भौम रत्न भी बोलते हैं इसे, विद्रुम बोलते हैं। इसके अलावा अब्धि जंतु विशेषोत्थ बोला जाता है, रक्तांग बोला जाता है, लतामणि हो गया, ठीक है, रक्तांकुर हो गया, अंबोधि पल्लव हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो वर्ण भेद से 4 प्रकार के होते हैं ये। कौन सा, श्वेत, धूसर, कृष्ण, रक्त और गुलाबी, रक्त या गुलाबी, ठीक है। तो श्वेत, धूसर, कृष्ण, रक्त या गुलाबी वर्ण को होते हैं। आकृति भेद से 2 प्रकार के हैं, प्रवालशाला और प्रवाल मूल। ग्राह्य प्रवाल जो होते हैं उसके विषय में बात करें तो जो ग्राह्य प्रवाल होते हैं वो क्या होते हैं, पक्व बिंबी फल के समान दिखाई देते हैं, विवृत आकार का होगा, वक्राकार होगा, स्निग्ध वर्ण का होगा, ठीक है। तथा ये जो है आपका ग्राह्य प्रवाल का गुण है। मारण के विषय में बात करें तो इसका जो है घृत कुमारी स्वरस, सतावरी स्वरस, जयंती स्वरस, गोदुद्ध की जो है 3 बार मतलब भावना देने से, ठीक है, 3 गज फुट इसका मारण हो जाता है। गोदुद्ध की भावना देकर के 3 गज फुट देने से इसका मारण हो जाता है। तो अपन घृत कुमारी स्वरस या फिर अपन सतावरी स्वरस या फिर जयंती स्वरस या फिर गोदुद्ध की भावना दे दिए, ठीक है, और 3 गज फुट लगाने से इसका मारण हो जाता है। मात्रा इसका आधा से लेकर के 2 रति तक इसकी मात्रा बताई गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं भस्म। भस्म कैसा बनता है, तो श्वेत पिष्टी के समान गुलाबी वर्ण का बनेगा। सॉरी, श्वेत जो है श्वेत वर्ण का इसका भस्म बनता है और पिष्टी जो है वो गुलाबी वर्ण का बनता है। तो ये चीज याद रखना है, श्वेत वर्ण का इसका भस्म बनेगा और पिष्टी गुलाबी वर्ण का बनेगा। गुण के विषय में बात करें तो रस मधुर होते हैं और वीर्य शीत होते हैं, ठीक है। दीपन पाचन क्षय पित्त काशग्न होते हैं। तो ये यहाँ पे इसका गुण है। प्रवाल के दोष के विषय में बात करें तो इसके 7 दोष बताए गए हैं। कौन से वो 7 दोष हैं,
तो पांडु हो गया, धूसर वर्ण का हो गया, रुक्ष हो गया, ठीक है, रुक्ष वर्ण युक्त हो गया, छिद्र युक्त हो गया, हल्का हो गया, श्वेत वर्ण का हो गया। ये इसके प्रवाल के 7 दोष हैं। योग के विषय में बात करें तो अपूर्व मालती बसंत रस, ठीक है, पूटपाक विषम ज्वरांतक आपका रस हो गया, ठीक है, रत्नगर्भ पोटली हो गया, सर्वांग सुंदर रस हो गया। ये इसके प्रमुख योग हैं, ठीक है। तो अपूर्व मालती बसंत रस, पूटपाक विषम ज्वरांतक रस हो गया, रत्नगर्भ पोटली रस हो गया, सर्वांग सुंदर रस हो गया। ये इसके प्रमुख योग हैं। कृत्रिम प्रवाल का निर्माण का वर्णन जो है वह रस प्रकाश सुधाकर में मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रस प्रकाश सुधाकर में कृत्रिम प्रवाल के निर्माण का वर्णन मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है 10th नंबर का वो यहाँ पे फिनिश होता है। आपका पारद है। तो संपूर्ण रस शास्त्र का मूल द्रव्य कौन है? पारद ही है। इसकी प्रधानता के कारण इसे रस शास्त्र का नायक भी कहा जाता है। तो इसकी प्रधानता के कारण इसे क्या कहते हैं? रस शास्त्र का नायक कहते हैं। सांकेतिक जो है नाम के विषय में बात करें तो Hg है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 80 है, परमाणु भार 200.6 है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है 13.6 है। इसका अगर बात करें जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 36 डिग्री सेल्सियस है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 35.87 है, ठीक है। इसका क्वथनांक जो है वो 357.25 डिग्री सेल्सियस है, और अपेक्षिक घनत्व जो है वो 12.59 है। तो मेनली आपको विशेष रूप से ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी ध्यान में रखना ये चारों को। मेन चीज़ ये है कि इसके भेद आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और क्या क्या है इसके भेद। तो रसरत्न समुच्चय के अनुसार, ठीक है, रसरत्न समुच्चय के अनुसार जो पारद है उसके क्या क्या भेद बताए गए हैं? तो ये 5 भेद बताए गए हैं: रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, ठीक है। तो रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, ये जो है रसरत्न समुच्चय के अनुसार आपके 5 भेद बताए गए हैं। तो रस क्यों बोलते हैं? तो रस जो है रक्त वर्ण का होने की वजह से इसे रस बोला जाता है। तो रक्त वर्ण का होने के कारण इसे रस बोलते हैं। रसेंद्र क्यों बोलते हैं? तो श्याव वर्ण का होता है, ठीक है। तो श्यावे अरुक्षा अति चंचल, ठीक है। तो श्याव अतिरुक्ष अति चंचल होने की वजह से इसे रसेंद्र बोलते हैं, श्याव वर्ण का होने के कारण। सूत क्यों बोला जाता है? तो ईशत पित्त वर्ण का होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपका बताया गया ईशत पित्त वृक्ष अंग दोषे युक्तश्च सूतः, ठीक है। तो ईसत पित्त वर्ण को होने की वजह से सूत बोला जाता है। देह लोहमयी सिद्धि सूते शूतस्तः स्मृतः, ठीक है। फिर पारद क्यों बोलते हैं? तो चंचल व श्वेत वर्ण का होने की वजह से इसे पारद बोला जाता है। तो चंचल और श्वेत वर्ण का होने की वजह से पारद कहते हैं। और मिश्रक क्यों बोलते हैं? तो मयूर पिच्छी वर्ण का होता है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे वर्ण मैंने बता दिया। रस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि प्रधान होने के कारण, सॉरी, रस जो है क्योंकि सभी को अपने में विलीन कर लेते हैं, इस वजह से रस। रसेंद्र क्योंकि प्रधान होने की वजह से इसे रसेंद्र बोला जाता है। सूत क्यों बोला जाता है? क्योंकि पारद आदि को, मतलब पारद ही है, ठीक है, बाकी सभी को अपने में विलीन कर लेने के कारण सूत कहा जाता है, ठीक है। पारद जो है वो चंचल होने के कारण, और मिश्रक जो है अपने में मिश्रित कर लेते हैं, ठीक है। इसके वर्ण को याद रखना कि रस जो है रक्त वर्ण का, रसेंद्र श्याव वर्ण का, सूत ईशत पित्त वर्ण का, पारद जो है वो श्वेत वर्ण का, और मिश्रक जो है वो मयूर पिच्छिल वर्ण का होता है। फिर पारद की पूजा के विषय में बात करें तो 5 प्रकार से इसकी पूजा की जाती है: सेवन, स्पर्श, दान, ध्यान और पूजा, ठीक है। दर्शन व स्मरण से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दर्शन और स्मरण ये इसके पूजा नहीं है। अधिकतर लोग पूछते हैं दर्शन और स्मरण ये पूजा है क्या? नहीं है ये, ठीक है। सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान, पूजन, ठीक है, ये आते हैं पूजा के 5 प्रकार में पारद के। फिर पारद सेवन के परिमाण क्या है, सॉरी परिणाम क्या है? तो पारद सेवन करने से क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं ये अपन देख लेते हैं। तो अगर मूर्छित पारद का सेवन करते हो तो व्याधि को नष्ट कर देते हैं। तो मूर्छित पारद का सेवन करने से क्या है? व्याधि को नष्ट कर देते हैं। बद्ध पारद का सेवन करते हो तो मोक्षप्रद होते हैं, तो बद्ध पारद जो है मोक्षप्रद होते हैं। भस्मीभूत पारद का सेवन करने से क्या है? वो अमरकर होते हैं। तो भस्मीभूत जो पारद है वो अमरता प्रदान करते हैं। तो मूर्छित पारद व्याधि नष्ट कर देते हैं, बद्ध पारद मोक्ष, और भस्मीभूत जो पारद है वो अमर कर देते हैं। पारद गंधक का शिवलिंग पर लेप लगाने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका नाश हो जाता है। तो पारद और गंधक का क्या है? शिवलिंग के ऊपर लेप लगाने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका नाश हो जाता है।
पारद अभ्रक का अच्छी तरह से जारण अश्वमेघ यज्ञ के समान पूर्ण मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब पारद और अभ्रक का अच्छी तरीके तरह से अगर आप जारण करते हो तो क्या है, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर क्या है, जो पुण्य है उसकी प्राप्ति होती है। पारद का नैवेद्य अभ्रक है, ठीक है। तो पारद का नैवेद्य क्या है, अभ्रक है। इसके अलावा प्राणो रसेंद्रस्य, तो प्राणो रसेंद्रस्य माक्षिक धातु के लिए बोला गया। तो प्राणो रसेंद्रस्य किसके लिए बोला गया, माक्षिक धातु के लिए बोला गया। सुतेंद्रीय वीर्यप्रद, सुतेंद्रीय वीर्यपद जो है वो गंधक को बोला गया। तो सुतेंद्रीय वीर्यप्रद किसको बोला गया, गंधक को बोला गया। बात कर लेते हैं इसके पर्याय के विषय में। तो पर्याय में यहाँ पे बताया गया है कि शिव के सभी पर्याय, ठीक है, शिव के सभी पर्याय हो गए। इसके अलावा और क्या बोलते हैं पारद को, तो क्लिंताक बोला जाता है, खेचर बोला जाता है, खीचरी बोला जाता है, चंचल बोला जाता है, चपल बोला जाता है, धूर्तक बोलते हैं, जैव हो गया, जीव हो गया, वधु हो गया, मृत्युनाशक हो गया, दित्य रस हो गया, देव हो गया, धतूर हो गया, ठीक है, परमामृत हो गया, अचिंत्य हो गया, विजेंद्र हो गया, भव हो गया, महातेज हो गया, महारस हो गया, मुकुंद हो गया, मृत्युनाशक बोलते हैं इसे, अमृत बोला जाता है। इसके अलावा यशोदर बोला जाता है, ठीक है, यशोद बोलते हैं, सिद्ध धातु बोलते हैं। तो सिद्ध धातु हो गया, अनंत हो गया, अमर हो गया, रस धातु हो गया, रसलह हो गया, रसायन श्रेष्ठ हो गया, रसेंद्र हो गया, रसेश्वर हो गया, रसोत्तम हो गया, रुद्र तेज हो गया, लोकनाथ हो गया, लोकेश हो गया, सुभन सुमभुंज हो गया, रसायन हो गया, शांत हो गया, शिव तेज हो गया, सुवर्ण हो गया, सूत राजेंद्र हो गया, सूतराट हो गया, सूक्ष्म हो गया, सौभाग्य हो गया, स्कंद हो गया, स्कंद देश हो गया, गलद हो गया, रौप्य निभम हो गया। ये सभी इसके पर्याय हैं, तो यह विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर खनिज पारद के विषय में बात कर पारद के खनिज के विषय में बात कर लेते हैं। तो भूगर्भ से पारद दो रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। कौन से रूप में प्राप्त होता है पारद भूगर्भ से, एक होता है आपका मुक्त अवस्था में, ठीक है, जिसे अपन क्या है गलत सौम्य निभम भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका नेटिव मरकरी जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपका होता है यौगिक रूप में प्राप्त होता है, कंपोजिशन के रूप में। तो सर्वाधिक जो 1/3% जो पारद है वो क्या है, स्पेन के अल्मांड जो खान है, ठीक है, उससे प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक 1/3 जो पारद है वो स्पेन के अल्मांड जो खान है उससे प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत कौन से है, तो हिंगू हो गया, ठीक है। तो हिंगू जो है वो मेन सोर्स होता है, ठीक है, आपका कैनाबर, HGS, ये लाल रंग का जो है पारद प्राप्त होता है इससे, ठीक है। मतलब 70 to 85% जो पारद है वो हिंगू से ही प्राप्त होता है। अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि हंसपाद हिंगू। तो हंसपाद जो हिंगू है वो कैनाबर को बोला जाता है, सॉरी सिन्नाबर को बोला जाता है, ठीक है। तो सिन्नाबर को जो है ये कैसा होता है, तो ये जपक कुसुम के संग होता है। हंसपाद वाला जो हिंगू है वो जपक कुसुम के समान होता है, यही जो है वास्तविक हिंगू है। चरमार जो हिंगू होते हैं, मेटा कैनिबर जो होते हैं, ये क्या होता है, कृष्ण रूप को होते हैं। इसे रस कामधेनु भी बोला जाता है। तो चरमार हिंगू कुल को रस कामधेनु भी बोलते हैं। फिर प्रवाल जो हिंगू होते हैं, कोरेलोर, ठीक है, तो ये जो है श्वेत रेखा युक्त प्रवालाभो हंसपाद स रीता, ठीक है, यानी कि ये प्रमुख रूप से जो है श्वेत रेखाओं वाला होता है, प्रवाल के समान, ठीक है, हंसपाद के समान ही होते हैं, ठीक है। ये प्रवाल हिंगुल है और ये इटली में मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका दरदरा हिंगुल। तो दरदर जो हिंगुल होता है, हेपेटिक सिन्नेबर, यह जो है यकृत आकार का होता है और हिंगुल जो है वो दरदर हिंगुल कहलाता है, ठीक है। तो यकृत आकार का होगा और हिंगुल जो है दरदर हिंगुल कहलाता है। फिर है आपका दैत्येंद्र रस या रक्त, स्टील ओरल जिसे अपन बोलते हैं। स्टील ओर जो है ये 75% जो है जी इससे प्राप्त होता है कविराज प्रताप सिंह के अनुसार। ये थोड़े से ध्यान में रखना है किन से प्राप्त होते हैं। फिर है आपका गिरी सिंदूर, ठीक है। तो गिरी सिंदूर जो आपका रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी जो होते हैं, ठीक है, ब्लैक जो ओर है, इससे आपका जो है 68% जो आपका Hg है वो आपका प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में कोलोमल Hg2Cl2, यह जो है पारद और क्लोरीन का यौगिक होता है। तो पारद और क्लोरीन का क्या है, ये यौगिक है। इसके बाद में लिविंग स्टोनाइट। तो लिविंग स्टोनाइट जो है ये इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये थोड़ा याद रखना,
Sb2S3HgS, ठीक है। बर्सेनाइट जो है वो आपका लिविंगस्टोनाइट का ही भेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेट्रोडाइट, ठीक है, HgO को बोला जाता है मेट्रोडाइट। इसके बाद में आपका फल्होआइड। फलोर जो होते हैं यह जो है वस्तुतः ताम्र का खनिज होता है। किसका? ताम्र का खनिज होता है, किंतु इसमें कुछ अंश में पारद भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका एंग्लोस्टोनाइट हो गया, टेल्वोहाइट हो गया, ठीक है, मोसेसाइड हो गया, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। रसरत्न समुच्चय, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सभी इसके यौगिक है, नाम बस थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि हाँ इस टाइप के होते हैं करके। अब रसरत्न समुच्चय का संक्षिप्त में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। रसरत्न समुच्चय का जो काल है वो कौन सा है? तो 18th AD, ठीक है। लेखक कौन थे? तो वांगभट्ट लेखक थे, इंपॉर्टेंट है। रसरत्न समुच्चय के लेखक कौन है पूछा जाता है, वांगभट्ट थे। सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं रसरत्न समुच्चय में? तो 1 से लेकर के 11 तक के अध्याय हैं, ठीक है। अभी 1 से लेकर के 11 तक के अध्याय में कौन से अध्याय में क्या क्या बताया गया है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट जो अध्याय है उसमें क्या है, रस और पारद का वर्णन किया गया है। तो रस रत्न समुच्चय के प्रथम अध्याय में किसका वर्णन किया गया? तो रस और पारद का वर्णन किया गया है। सेकंड जो अध्याय है, ठीक है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो महारसों का वर्णन किया गया है। तो सेकंड जो अध्याय है उसमें महारसों का वर्णन किया गया है। थर्ड जो अध्याय है उसमें उपरस और साधारण रस का वर्णन किया गया है। तो थर्ड जो अध्याय है उसमें उपरस व साधारण रस का वर्णन किया गया है। फोर्थ जो अध्याय है उसमें रत्नों का वर्णन किया गया है। तो फोर्थ अध्याय में रत्नों का वर्णन किया गया है। फिफ्थ जो अध्याय है उसमें क्या है, लौह धातुओं का वर्णन किया गया है। तो फिफ्थ अध्याय में लौह धातुओं का वर्णन किया गया है। सिक्स जो अध्याय है उसमें शिष्योपनयन, रसशाला, रसशास्त्र, यंत्र आदि का वर्णन किया गया है। तो सिक्स जो अध्याय है उसमें शिष्योपनयन, रसशाला, रसशास्त्र, यंत्र आदि का वर्णन किया गया है। सेवंथ जो अध्याय है उसमें रसशाला, उत्तम वेद्य का वर्णन किया गया है। तो सेवंथ जो अध्याय है उसमें रसशाला व उत्तम वेद्य का वर्णन किया गया है। एट्थ जो अध्याय है उसमें पारद के संस्कार का वर्णन किया गया है। तो एट्थ अध्याय में पारद के संस्कार का वर्णन किया गया है। नाइन्थ जो अध्याय है उसमें यंत्र का वर्णन किया गया है। तो नाइन्थ अध्याय में क्या है, यंत्र का वर्णन किया गया है। 10th जो अध्याय है उसमें मूषा, पूट, क्षार, तैल, विष आदि का वर्णन किया गया। तो 10th अध्याय में मूषा, पूट, क्षार, तैल, विष आदि का वर्णन किया गया है। 11th में आपका पारद का संस्कार, मान, बंधन आदि का वर्णन किया गया है। तो 11th में पारद का संस्कार, मान, बंधन आदि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 12 से 27 तक क्या है, चिकित्सा स्थान है, ठीक है। और चिकित्सा स्थान में आपका शीतवात हो गया, स्पर्शवात हो गया, रक्तवात हो गया, जल गर्भ रोग हो गया, इनका वर्णन किया गया है। तो 12 से 27 अध्याय तक चिकित्सा स्थान आता है। इसके अंतर्गत शीतवात, स्पर्शवात, रक्तवात, जल गर्भ रोग, इनका वर्णन किया गया है। फिर 28 से 30 तक जो है वो आपका कल्प स्थान आता है। तो 28 से 30 तक आपका कल्प स्थान आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद के दोष एवं प्रभाव के विषय में बात करें तो पारद में दोष मिला। अब किसने मिलाया था? तो पारद में जो दोष है वो किसने मिलाया था? तो महादेव जी ने जो है इंद्र के कहने पर मिलाया था। तो पारद में जो दोष है वो किसने मिलाया था? तो महादेव ने इंद्र के कहने पे मिलाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि महादेव जी ने इंद्र के कहने पे पारद में दोष मिलाया था। फिर रस रत्न समुच्चय के अनुसार जो है मुख्यतः 3 दोष होते हैं पारद में, और कुल जो दोष है वो 12 बताए गए। रस तरंगणी के अनुसार 8 दोष बताए गए, और रस आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार आपके 20 दोष बताए गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर रस प्रकाश सुधाकर व रस कामधेनु के अनुसार 2 प्रकार के दोष बताए गए पारद में। तो रस प्रकाश सुधाकर व रस कामधेनु के अनुसार 2 प्रकार के दोष बताए गए। पहला आपका नैसर्गिक या प्राकृतिक दोष, ठीक है। पहला क्या है आपका नैसर्गिक या प्राकृतिक दोष, जिसके अंतर्गत बीज दोष आता है, वहनी दोष आता है। बीज जो दोष होता है वो मृत्यु, ठीक है, और वहनी जो है वो संताप कर होता है। तो बीज जो दोष है मृत्यु, और वहनी जो है वो संताप कर होता है। मल जो दोष होता है मूर्छा वाला होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर यौगिक या व्यापारिक दोष के विषय में बात करें तो नागज और वंगज ये दोष आते हैं। तो नागज जो दोष होते हैं वो क्या है, जाड़ेकर होते हैं, और वंगज जो है वो अध्यमान व कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। तो आपका यौगिक या व्यापारिक जो दोष है उसके अंतर्गत नागज जो है वो जाड़ेकर होते हैं, ठीक है, और वंगज जो है वो अध्यमान व कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। फिर औषधि या सप्तकुंचुक दोष के विषय में बात कर लेते हैं। तो औषधि या सप्तकुंचुक दोष के अंतर्गत सबसे पहला आता है परपटी, ठीक है। तो परपटी जो है भूमिज होते हैं, कुष्ठज, ठीक है। पाटनी गिरिज होता है, ठीक है, जो जाड़ेकर होते हैं।
इसके अलावा आपका भेदनी जो है वो वारिज होते हैं, जो वात व्याधि व मल भेद कर होते हैं। द्रावी जो है वो नागज होते हैं, ठीक है, जो धातुओं की द्रवित मल को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तो द्रावी जो है नागज होता है, धातुओं की द्रवित जो मल है उसको बढ़ाते हैं। फिर मलकारी जो होते हैं वो भी आपका नागज होता है, ये भी धातुओं की जो द्रवित मल है उसको बढ़ाते हैं। अंधकारी जो होता है वो वंगज होते हैं, ये क्या है, स्वपौरुष्य को अंतर बताया गया है, ठीक है। तो स्वपौरुष्य को अंतर बताया गया है। द्वाक्षिक जो होता है वो वंगज होते हैं, ये भी क्या है, स्वपौरुष्य को अंतर होता है। फिर पारद का सामान्य शोधन जो है वो व्याधि हरणार्थ करते हैं, तो पारद का सामान्य शोधन जो है व्याधि हरणार्थ किया जाता है। पारद एवं चूना 3 दिन तक मर्दन करते हैं, ठीक है। पारद व चूने का जो है 3 दिन तक मर्दन करके लहसुन 1 भाग एवं, मतलब पारद का सामान्य शोधन कैसे करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है कि पारद और चूने का 3 दिन तक मर्दन करेंगे, फिर लहसुन 1 भाग और सेंधा लवण आधा भाग मिला करके कृष्ण वर्ण होने तक उसे मर्दन करते हैं, तो वो पारद का सामान्य शोधन हो जाता है। इसके अलावा दूसरा विधि जो है पारद का सामान्य शोधन का, तो उसमें क्या है, घृत कुमारी, चित्रक, रक्त सर्षप, बृहति तथा त्रिफलकवात, इससे क्या है 3 दिन तक मर्दन करके प्रक्षालन करने से पारद का जो है सामान्य शोधन हो जाता है। तो घृत कुमारी, चित्रक, सर्षप, रक्त सर्षप, बृहति व त्रिफलकवात से 3 दिन तक मर्दन करके प्रक्षालन करने से पारद का सामान्य शोधन हो जाता है। इसके अलावा लहसुन तथा सेंधव से 7 दिन तक तप्त खल विधि द्वारा मर्दन करने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है, ठीक है। तो लहसुन तथा सेंधव से 7 दिन तक तप्त खल विधि द्वारा मर्दन करने से पारद का सामान्य शोधन हो जाता है। फिर पारद का विशेष शोधनार्थ रसार्थ कौन से हैं, तो पारद का विशेष शोधन के लिए अपन रसरत्न समुच्चय और रसतरंगिणी ने यहाँ पे बताया है। जैसे कि पारद में अगर विष दोष है तो विष दोष के निवारण के लिए अपन क्या है, चित्रक मूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जबकि रसतरंगिणी ने त्रिफला बताया है, तो रसरत्न समुच्चय ने त्रिचित्रक मूल का प्रयोग बताया है विष दोष के निवारणार्थ, और जो है आपका रसतरंगिणी ने त्रिफला का बताया है। वहनी दोष के लिए रसरत्न समुच्चय ने त्रिफला का प्रयोग बताया है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। जबकि रसतरंगिणी ने जो है आपका चित्रक मूल का प्रयोग बताया है। तो वहनी दोष के लिए रसरत्न समुच्चय ने त्रिफला का प्रयोग बताया है, जबकि रसतरंगिणी ने आपका चित्रक मूल का प्रयोग बताया है। मल दोष के लिए आपका रसरत्न समुच्चय ने आपका गृह कन्या यानी कि कुमारी स्वरस का प्रयोग बताया है, ठीक है। जबकि रसतरंगिणी ने आपका अमलतास का प्रयोग बताया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि अमलतास का जो प्रयोग है वो आपका रसतरंगिणी ने बताया है मल दोष के निवारण के लिए, जबकि कुमारी स्वरस का प्रयोग रसरत्न समुच्चय ने बताया है। नाग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने आपका किसका प्रयोग बताया है, तो गृह धूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा तथा ऊन भस्म का प्रयोग बताया है। तो नाग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने गृह धूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा तथा ऊन भस्म का प्रयोग बताया है। जबकि आपके वंग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने इंद्रवारुणी, अंकोल, हरिद्रा चूर्ण का प्रयोग बताया है। तो वंग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने इंद्रवारुणी, अंकोल व हरिद्रा चूर्ण का प्रयोग बताया है। चापल्य दोष के निवारण के लिए जो है रसरत्न समुच्चय ने कृष्ण धतुरा, बीज या आपका पंचांग का प्रयोग बताया है, ठीक है। तो कृष्ण धतुरा बीज व पंचांग का जो प्रयोग है वो जो है चापल्य दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने बताए हैं। इसके अलावा असह अग्नि दोष के लिए रसरत्न समुच्चय ने गोक्षुर त्रिकंटक का प्रयोग बताया है। तो असह अग्नि दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने गोक्षुर त्रिकंटक का प्रयोग बताया है। गिरी दोष के निवारण के लिए जो है रसरत्न समुच्चय ने त्रिकटु का प्रयोग बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद के संस्कार के विषय में बात करते हैं, तो संस्कार में बताया गया है कि शोधने दोषहरण संस्कारस्य बले बले जो अभिवृद्धा नाम, ठीक है। तो संस्कार करने से क्या है, उसका शोधन तथा दोष का हरण हो जाता है, और संस्कार से क्या है, बल की वृद्धि होती है, बल व ओज की वृद्धि होती है पारद के। संस्कार के विषय में यहाँ पे बताया गया है, रस तरंगिणी ने आड़ बताए हैं पारद के संस्कार, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। रस तरंगिणी ने आड़ बताए हैं पारद के संस्कार, रसोपनिषद ने 16 बताए हैं, वह आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार 19 होते हैं, ठीक है। भक्षण अतिरिक्त बताए हैं। रसरत्न समुच्चय ने 18 बताए हैं, ठीक है। औषधनार्थ प्रथम 8 जो संस्कार हैं जो स्वेदन से लेकर के दीपन तक होते हैं, और शेष जो 10 संस्कार होते हैं वो क्या है, धातुवाद के लिए होते हैं, तो ये विशेष रूप से याद रखना। प्रथम जो 8 संस्कार है रसरत्न समुच्चय के अनुसार वो औषधनार्थ होता है, और अंतिम जो 10 संस्कार होते हैं वो धातुवाद के लिए होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन से आपके संस्कार आप कौन से यंत्र में कराते हो और उसके क्या परिणाम होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि
स्वेदन संस्कार कौन सी यंत्र में कराते हैं? तो दोलय यंत्र में कराते हैं। स्वेदन संस्कार किसमें? दोलय यंत्र में। इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम जो है मल का शैथिलीकरण करते हैं। तो मल शैथिलीकरण के लिए अपन स्वेदन संस्कार करते हैं दोलय यंत्र में। नेक्स्ट है आपका मर्दन संस्कार। तो मर्दन संस्कार जो है वो आपका, उसका उपयोग क्या है? खलर यंत्र में करते हैं। ठीक है, तो मर्दन जो संस्कार है वो खलर यंत्र में किया जाता है। इसका परिणाम क्या है? तो मर्दन जो है वो बहिर्मल के विनाश के लिए जो है मर्दन संस्कार किया जाता है। इसका परिणाम क्या है? तो मर्दन जो है वो बहिर्मल के विनाश के लिए किया जाता है। ठीक है, खलर यंत्र में करते हैं मर्दन संस्कार। फिर नेक्स्ट है आपका मूर्छन संस्कार। तो मूर्छन जो संस्कार है वो क्या है? तब तक खल्व यंत्र में करते हैं। तब तक खल्व यंत्र में करते हैं मूर्छन संस्कार। और इसके बेनिफिट क्या है? तो पारद को नष्ट पुष्ट कारक कर मूर्छन तथा सर्वदोष विनाश के लिए रुजहर व निर्मलत्व। ठीक है, तो पारद को नष्ट पुष्ट करने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा दोष जो है पारद में उसको हटाता है, सर्व दोष का विनाश करता है, रुजहर व निर्मलता लाता है। तो ये जो है मूर्छन संस्कार का बेनिफिट है पारद का। तो ये पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका उत्थापन संस्कार। तो उत्थापन संस्कार कौन सी यंत्र में करते हैं? तो कांजी में दोलय यंत्र विधि द्वारा ही स्वेदन करके जो उत्थापन संस्कार किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या है? तो यही जो है पूती दोष निवृत्ति। ठीक है, तो पूती दोष की निवृत्ति के लिए। इसके अलावा कंचुकाप हरणम नागवंग मुक्ति। तो कंचुकाप हरणम नागवंग दोष की मुक्ति के लिए। मूर्छा व्यापत्ति नाशनम। तो मूर्छा व्यापत्ति के नाश करने के लिए। मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए। तो मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए जो है उत्थापन संस्कार किया जाता है। तो मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए उत्थापन संस्कार करते हैं। फिर पातन संस्कार के विषय में बताया गया है कि पातन यंत्र में किया जाता है। पातन संस्कार क्या है? पातन यंत्र में करते हैं। नाग वंग दोष के निवारण के लिए इसका यह संस्कार किया जाता है। तो नाग व वंग दोष के निवारण के लिए यह संस्कार किया जाता है। यौगिक दोष हरण तथा सकल दोष निर्मुक्ति के लिए यह जो है संस्कार है किया जाता है। तो नाग वंग दोष के निवारण के लिए, यौगिक दोष हरण के लिए व सकल दोष निर्मुक्ति के लिए पातन संस्कार किया, मतलब इसके बेनिफिट है पातन संस्कार के। फिर बोधन या रोधन जो संस्कार है ये कौन से यंत्र में करते हैं? ठीक है, तो बोधन या रोधन संस्कार जो है वो आपका सृष्ट अंबुज के साथ दोलय यंत्र में स्वेदन करने से। ठीक है, तो सृष्ट अंबुज के साथ में दोलय यंत्र में स्वेदन करने से बोधन या रोधन संस्कार होते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं? तो षष्ठ जो पारद है उसकी सड़त्व जो है वो नष्ट कराने हेतु, तो सड़ पारद के सड़त्व को नाश करने हेतु, नष्ट करने हेतु तथा महामुख कर वो वीर प्रकर्ष कर होते हैं। ठीक है, तो यह जो है इस संस्कार से जो है पारद जो है महामुख कर व वीर प्रकर्ष कर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियमन संस्कार। तो नियमन संस्कार दोलय यंत्र में करते हैं। तो नियमन संस्कार दोलय यंत्र में करते हैं। ये चपलत्व की निवृत्ति के लिए किया जाता है। किसके चपलत्व की निवृत्ति के लिए? पारद के चपलत्व की निवृत्ति के लिए। चपलता नियंत्रण हेतु यह जो संस्कार है वो किया जाता है और वीर्यवान बनाता है पारद को। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है वहनी मित्रत्व कारक होता है। ठीक है, तो वहनी मित्रत्व कारक होता है। नेक्स्ट है आपका दीपन संस्कार। तो दीपन संस्कार किस में करते हैं? तो दोलय यंत्र में करते हैं। तो दीपन संस्कार किस में किया जाता है? दोलय यंत्र में किया जाता है। दीपनम वीर्य तेज वृद्धि। ठीक है, तो दीपन संस्कार करने से वीर्य तथा तेज की वृद्धि होती है। ग्रासार्थी तथा बुभुक्षा हेतु दीपन संस्कार किया जाता है। अभ्रक भक्षण जो है वो गगन भक्षण या जारण भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी संस्कार के नाम आपको याद रखने हैं। 10 जो संस्कार है जो धातुवाद के लिए हैं। तो चारण हो गया, गर्भद्रुति जो है वो पारद का संस्कार है। ठीक है, तो गर्भद्रुति जो है वो भी पारद का संस्कार है। बाह्य गति पारद का जारण, पारद रंजन, सारण, संक्रमण, वेधन, शरीर योग, अनुवासन, ये रसेंद्र चिंतामणि ने बताया है। तो चारण गर्भद्रुति यानी कि ये पारद का संस्कार। बाह्य गति पारद जारण, पारद रंजन, सारण, संक्रमण, वेधन, शरीर योग, अनुवासन, रसेंद्र चिंतामणि। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद का ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है, रसमंजरी ने बताया है कौन सा पारद जो है वो ग्राह्य है। तो अंत रसुनीलो वहनी रुज्ज्वलो यो मध्यान्ह सूर्य प्रति प्रकाशम। ठीक है, तो कौन सा पारद जो है वो ग्राह्य होता है रसमंजरी के अनुसार? तो जो सूर्य प्रतप्त हो, ठीक है, प्रकाशवान होते हैं, वो जो है आपका ग्राह्य होता है। फिर पारद की गतियों के विषय में बात करें तो पारद के विभिन्न रूपों में निकाले जाने की क्रिया अर्थात गति होती है। कौन सी गति है? तो आपका है जल गति हो गया, हंस गति हो गया, मल्ल गति हो गया,
धूम गति हो गया, धूम गति दृश्यमान होती है, ठीक है। जीव गति जो है वो अदृश्यमान होता है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो अदृश्यमान जीव गति होता है, धूम गति दृश्यमान होता है। इसके अलावा और कौन सी गतियां हैं, तो जल गति, हंस गति, मल गति। फिर पारद सेव्य मात्रा के विषय में बात कर लें तो पारद की सेव्य मात्रा जो है वो 2000, 1000, 28, 10, 5, 1 और आधा पल तक बताए गए। अधिकतम 2000 पल और न्यूनतम जो है वो आधा पल तक जो है इसकी सेवन मात्रा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पारद का जो वर्णन है वो अपन देखें तो चरक ने जो है वो रस नाम से कुष्ठ चिकित्सा में किया, तो रस नाम से आचार्य जो चरक है उन्होंने कुष्ठ चिकित्सा में किया है पारद का वर्णन। सुश्रुत ने सुतार नाम से विषहर अगध में किया है, तो सुतार नाम से सुश्रुत ने विषहर अगध में पारद का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय ने रस नाम से उत्तर तंत्र में वर्णन किया है, तो अष्टांग हृदय ने रस नाम से उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह ने रसेंद्र नाम से अंजनार्थ प्रयोग किया है, तो अष्टांग संग्रह ने रसेंद्र नाम से अंजनार्थ प्रयोग किया है। फिर रस पारद सेवन में पथ्य के विषय में बात कर लेते हो, तो रस पारद सेवन में पथ्य में बताया गया है कि घृत, सैंधव, धान्यक, जीरक, आद्रक, सुसंस्कृत, तंडुलीय, पटोल, धान्यक, अलाबू यानी कि लौकी, कदिकम यानी कि नेनुभा, गोधूम, पुराना साली चावल, गव्य, क्षीर, घृत, दधी, हंसोदक, ये क्या है पारद के सेवन में पथ्य हैं। इसके अलावा मुग्ध रस यानी कि यूष। रस व पारद के सेवन में अपथ्य कौन से हैं, तो अपथ्य में बताया गया व्रीहिति हो गया, वेदाग्र हो गया, बिल्व हो गया, कुष्मांड हो गया, कारवेल्लक हो गया, कुलत्थ हो गया, कदली पत्र हो गया, काश्य पत्र में भोजन हो गया, धान्य अम्लक हो गया, कांजी यानी कि कंकराटक हो गया, ये सभी के अपथ्य हैं। इसके अलावा मांस, मसूर, मटर, निर्वाप के लिए सरसप और तिल पदार्थ हो गए। इसके अलावा लंघन, स्नान, उपटन, ठीक है, ये पारद के सेवन में अपथ्य हैं। ताम्रचूर्ण, सूरा, आनुप मास रस, आसव, गुरु, विष्टम्भी, तीक्ष्ण उष्ण जो भोजन है, ठीक है, ये सभी पारद के सेवन में अपथ्य हैं, तो ये ध्यान में रखना है। रस व्यापद के विषय में बात करें तो रस व्यापद ने बताया गया कि उद्गार में दधी, अन्न व कृष्ण मरीच व सजी कश्म, ये जो है आपके रस व्यापद के अंतर्गत आते हैं। तो उद्गार में दधी, अन्न, कृष्ण कृष्ण मीन और सजी कश्म, ये जो है रस के व्यापद है। फिर बात करते हैं रस त्याग विधि, तो रस त्याग विधि में बताया गया है कि रस त्याग विधि पुनः भक्ष्य भेद भक्ष्य यानी कि रस का त्याग कैसे करना है, तो इसका विधि में पुनः जो है भक्ष्य भेद से वो वह दी बिल्व पारद सेवन काल में शुक्र क्षरण निषेध बताया गया है, ठीक है। तो पुनः मतलब इसमें ये चीज याद रखना है कि विधि पुनः भक्ष्य भेद से मतलब जो आपका बिल्व मात्रा है उसमें अपने को इसको जो है धीरे धीरे करना है। और अगर पारद का सेवन जो काल है उसमें क्या है शुक्र क्षरण जो है वो निषेध बताया गया है। रस भस्म को जो है तंबूल जो आपका तांबूल है उसमें रख करके उसके साथ में सेवन करना चाहिए। तो तांबूल आपका जो पान है, ठीक है, यानी कि उसमें आपका रख करके रस भस्म को सेवन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। जारण के विषय में बात करें तो जारण के विषय में क्या बोला गया है, तो जिसमें पारद, गालन, पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास लिए हुए, तो जिसमें पारद, गालन, पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास लिए हुए अभ्रक, स्वर्ण आदि औषधियों को जीर्ण कर ले तथा अपने पूर्व स्वरूप में बना रहे, अर्थात पारद की मात्रा व भार में वृद्धि न हो, तो उसे क्या कहते हैं, जारण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जारण के क्रम के विषय में बात कर लेते हैं, तो सर्वप्रथम गंधक, उस तत्पश्चात अभ्रक स्वर्ण और उसके पश्चात आपका माक्षिक सत्व स्वर्ण, इसके तदांतर नाग और वंग आदि का करते हैं, ठीक है। तो जारण का कर्म सर्वप्रथम गंधक का करेंगे, उसके पश्चात अभ्रक का, स्वर्ण का, ठीक है, फिर माक्षिक सत्व स्वर्ण का और उसके लास्ट में अपन जो है नाग और वंग आदि का करते हैं। अब जो जारण होता है उसके अलग अलग भेद हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। भूचरी जारण, खेचरी जारण, ठीक है, तो जारणा और जारण दोनों में अंतर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भूचरी जारण और खेचरी जारण ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि खेचरी जारण जो होते हैं वो रत्नों का जारण करते हैं अपन, ठीक है। बाकी जो भूचरी जारण, खेचरी जारण जो है उसमें रत्नों का जारण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके भी और भेद हैं।
आपका बाल जारण और वृद्ध जारण। तो बाल जारण मतलब समगुण जो अभ्रक है उसका जारण अगर कर रहे हैं तो बाल जारण कहलाएगा। वृद्ध जारण मतलब सड़गुण जो अभ्रक है उसका जारण कर रहे हैं तो वृद्ध जारण कहलाएगा। तो बाल जारण और वृद्ध जारण। फिर जारण की विधियां जो है इनकी इसकी भी दो विधियां होती है। कौन से हैं? बहिर्धूम और अंतर्धूम। बहिर्धूम जो है वो बालुका यंत्र विधि है और अंतर्धूम जो है वो कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र से करते हैं। तो बहिर्धूम जो है वो बालुका यंत्र विधि से करते हैं और अंतर्धूम जो है वो कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र से करते हैं। गंधक जीर्ण पारद के गुण के विषय में बात करें तो पारद में मुख यानी कि क्षुधा, सॉरी भूख है, ये सुधार लेना, मुख नहीं है। तो पारद में भूख यानी कि क्षुधा नहीं बन पाता है तो गंधक का जारण किया जाता है। ठीक है, तो पारद की एक प्रकार से अपन भूख को उत्पन्न करने के लिए अपन जो है पारद का जारण करेंगे। ठीक है, अब जारिज जो पारद है, ठीक है, उसमें गंधक का जो प्रमाण है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। ठीक है, और उसके अनुसार रस तरंगिणी ने और आयुर्वेद प्रकाश ने उसके अलग अलग प्रभाव बताए हैं। जैसे कि समगुण गंधक जारण। समगुण गंधक जारण से क्या है, रस तरंगिणी ने बताया है कि सामान्य रोग नाशक होते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या है, समगुण गंधक जारण, समगुण गंधक जीर्ण करने से क्या है, सामान्य रोग नाशक होता है। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने इसे बताया है कि इसका बेनिफिट क्या है समगुण गंधक जारण करने से। तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार शुद्ध के अपेक्षा 100 गुना फलप्रद होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना फलप्रद होते हैं, यह आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है। जबकि सामान्य रोगनाशक रस तरंगिणी ने बोला है समगुण गंधक जारण को। द्विगुण गंधक जारण, तो द्विगुण गंधक जारण का क्या बेनिफिट बताया, तो रस तरंगिणी ने महारोगनाशक बताया है जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने सर्वकुष्ठ नाशक बताया है। तो ये चीज याद रखना है, द्विगुण गंधक जारण का रस तरंगिणी ने महारोगनाशक और आयुर्वेद प्रकाश ने सर्वकुष्ठ नाशक बताया है। फिर त्रिगुण गंधक जारण के विषय में बात कर लेते हैं। तो त्रिगुण गंधक जारण का जो बेनिफिट है वो रस तरंगिणी ने पुंसत्व वृद्धि कर बताया है और आयुर्वेद प्रकाश ने जड़ता नाशक बताया है। तो पुंसत्व वृद्धि कर जो है वो त्रिगुण गंधक का जो है बताया है रस तरंगिणी ने और आयुर्वेद प्रकाश ने जड़ता नाशक बताया है। चतुर्गुण गंधक जीर्ण के विषय में बताया गया। चतुर्गुण गंधक जीर्ण में रस तरंगिणी ने बताया है इसका बेनिफिट, उत्साह मेधा स्मृति तथा शक्तिवर्धक होता है। तो उत्साह मेधा स्मृति व शक्तिवर्धक होते हैं। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने बताया है कि बालित्य पालित्य का नाश करता है। तो बालित्य पालित्य का नाश करता है, ये आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है। ठीक है, फिर पंचगुण गंधक जीर्ण के विषय में बात करते हैं। तो पंचगुण गंधक जीर्ण के विषय में बताया रस तरंगिणी ने कि गद संताप नाशक होता है। गद संताप नाशक यानी कि रोग व दुख को नष्ट कर देते हैं। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने क्षय का नाश बताया है। सड़गुण जो गंधक जारण है, तो सड़गुण गंधक जारण के विषय में रस तरंगिणी ने बताया है कि अद्भुत कार्य करने वाला होता है। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने सर्व रोगहर तथा रस क्षय कर बताया है। तो सर्व रोगहर व रसायन इसकी प्रॉपर्टी बताया है। तो सर्व रोगहर व रसायन जो प्रॉपर्टी है वो सड़गुण गंधक का बताया है आयुर्वेद प्रकाश ने। जबकि अद्भुत कार्य करने वाला है ये रस तरंगिणी ने बोला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मूर्छना। क्या होता है मूर्छना, तो मूर्छना के विषय में बताया गया है अत्याभिचारी व्याधि घातकत्व मूर्छना। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार मूर्छना मूर्छन संस्कार से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है, तो गंधक अथवा बिना गंधक योग के पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। तो गंधक अथवा बिना गंधक के योग के ही पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। मूर्छना के भेद के विषय में बात करें तो सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम कल्पना कज्जली है। तो सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम कल्पना कौन सी है, कज्जली है। अब इसके दो टाइप है। ठीक है, एक होता है सगंध मूर्छना, एक होता है निर्गंध मूर्छना। सगंध मूर्छना के विषय में बात करें तो साग्नि और निराग्नि। ठीक है, और निर्गंध मूर्छना भी आपके दो भेग है, साग्नि और निराग्नि। सगंध मूर्छना नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें गंधक का उपयोग किया गया है। तो जिसमें आपका अग्नि का संयोग होगा, ठीक है, वो आपका सगंध मूर्छना साग्नि वाला होगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या है, तो आपका जैसे कि रस परपट्टी हो गया, रस सिंदूर हो गया, मकर ध्वज हो गया। ठीक है, ये जो है आपके साग्नि के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि निरग्नि से कज्जली निर्मित होते हैं। इसी प्रकार आपका निर्गंध के अंतर्गत बात करें, साग्नि से आपका रस पुष्प, ठीक है, वो रस कर्पूर होता है, और निरग्नि से आपका मुग्धा रस जो है वो बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सगंध मूर्छना के त्रिविध भेद बताए गए हैं। तो अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। ठीक है, ये बताया गया। तो सगंध मूर्छना के
त्रिविध भेद बताए गए हैं, अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। निर्धूम जो है वो उसके 5 भेद बताए गए हैं। कौन से आपका 5 भेद? तो आपका गंधपिष्टि, ठीक है, गंधपिष्टि जिसके एग्जाम्पल आपका कज्जली है, ठीक है। एक है आपका गंधबद्ध, ठीक है, रस परपटी जिसके एग्जाम्पल है। गंधक जीर्ण, रस सिंदूर जिसके एग्जाम्पल है। रसगंधक कज्जली, तो रसगंधक कज्जली जो है जिसके अंतर्गत आपका मकर ध्वज, स्वर्ण सिंदूर, रजत सिंदूर, ताम्र सिंदूर, नाग सिंदूर, स्वर्णवंग, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो मकर ध्वज, स्वर्ण सिंदूर, रजत सिंदूर, ताम्र सिंदूर, नाग सिंदूर, स्वर्णवंग, ये सभी आते हैं। इसके अलावा धातु पिष्टि जिसके अंतर्गत कनक पिष्टि, रजत पिष्टि, अभ्रक पिष्टि, सत्व पिष्टि, कांतलौह पिष्टि, ताम्र पिष्टि, ये सभी धातु पिष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना, इसको मैं यहाँ पे CRAB का जो 12th जो पार्ट है उसको यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। और आगे जो है अपन इसके आगे कंटिन्यूशन बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको कवर करना है, इसके आगे अपन बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।